हेलो एंड वेलकम टू ईटीवी क्लासेस। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग स्टैंडर्ड 8 का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन, उसी का सेकंड पार्ट यानी कि फर्दर कंटिन्यूएशन को स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस सेगमेंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस सेगमेंट में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो जान लिए हैं ऑलरेडी, लेकिन अब हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे कि ये फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और इनकी क्या आवश्यकता है। ठीक है, सबसे पहले यदि बात किया जाए कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स भारत की जनता को संविधान द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं, तो इस पर पहले ध्यान दिया जाए। तो सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पे दो शब्द दिख रहा है आपको, फंडामेंटल और राइट्स। इसको समझिए पहले। तो यहाँ पे पहला शब्द जो है फंडामेंटल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेसिक, वेरी बेसिक, यानी कि आधारभूत, मूलभूत, इसको मौलिक भी बोलते हैं। और राइट्स का मतलब क्या होता है? राइट्स मतलब अधिकार, राइट्स मतलब अधिकार। तो फंडामेंटल राइट्स का कलेक्टिव मीनिंग क्या हो गया? फंडामेंटल राइट्स का कलेक्टिव मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका ये मतलब होगा कि वो मूलभूत अधिकार जो हर व्यक्ति को एक अच्छा और डिग्निफाइड जीवन, एक अच्छा और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए अनिवार्य है, मिलना चाहिए। अधिकार, जो अधिकार हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, जो एकदम बहुत बेसिक है, मूलभूत है, यानी कि आधारभूत है, उन राइट्स को यानी कि उन अधिकारों को फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स का एक बार फिर से मीनिंग समझते हैं। द राइट्स विच आर नेसेसरी फॉर एवरी पर्सन टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स। अब ये सब जो है बहुत बेसिक और आधारभूत अधिकार होता है जो हर व्यक्ति को दिया जाता है। अब यहाँ पे भारत का बात किया जा रहा है, तो हम ये देखेंगे कि भारत में जनता को कौन कौन से अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स संविधान द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं। पहले सभी फंडामेंटल राइट्स को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद सबको बारी बारी से समझा जाए। तो सबसे पहला जो है वो है राइट टू इक्वालिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, तीसरा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, चौथा है राइट टू एजुकेशन, पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, छठा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और लास्ट क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब सबको बारी बारी से समझा जाए। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी का मतलब होता है समानता। इक्वल मतलब सेम। अब संविधान ये कहता है कि संविधान की दृष्टि में भारत के सभी नागरिक समान हैं, कोई भी किसी से ऊपर या नीचे नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो, ये मैटर नहीं करता। वो किसी भी प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो, ये मैटर नहीं करता है। क्या कहता है भारत का संविधान? कि हर नागरिक भारत का क्या है? समान है, सामाजिक दृष्टिकोण से समान है, इक्वल है, कोई भी किसी से ऊपर या नीचे नहीं है। इसी को समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वालिटी कहा जाता है। अब राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इक्वालिटी बिफोर लॉ का प्रावधान है कि कानून की दृष्टिकोण में सभी व्यक्ति इक्वल है, समान है। दूसरा चीज अनटचेबिलिटी, को प्रोहिबिट किया गया है। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत। जैसे हाई कास्ट के लोग जनरली क्या करते थे पहले कि लोअर कास्ट के लोगों के साथ खाना नहीं खाते थे, उठना बैठना नहीं करते थे, उनको टच भी नहीं करते थे, उनको प्रवेश नहीं देते थे अपने घर में, मंदिरों में, या फिर
जहाँ पे नहाने का स्थान होता था वहाँ से उनको पानी लेने नहीं दिया जाता था, अगर वो ले भी लेते थे तो उस स्थान पर कोई जाता नहीं था। तो इस प्रकार की गतिविधि को या इस प्रकार के एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? अनटचेबिलिटी का नाम दिया गया है, छुआछूत का नाम दिया गया है। और राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत ये बैन है भारत में, ठीक है। अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने का मतलब है कि ये एक दंडनीय अपराध है और अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने वाले को दंड दिया जाएगा, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत अनटचेबिलिटी पे प्रतिबंध लगाया गया है। क्यों? क्योंकि यदि हम अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं मतलब हम सामने वाले व्यक्ति को अपने से छोटा समझ रहे हैं, मतलब इक्वल नहीं कंसिडर कर रहे हैं। अगर हम समान कंसिडर करेंगे, समान का मतलब है इक्वल लेवल पे मानेंगे, तो हम अनटचेबिलिटी क्यों प्रैक्टिस करेंगे? वो तो मेरे ही जैसा है, ठीक है। अब अनटचेबिलिटी के अलावा डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन पे भी प्रतिबंध लगाया गया है। राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन, इन दोनों पे प्रतिबंध लगाया गया है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। यहां पर देखेंगे ध्यान से तो समझ में आ जाएगा दोनों शब्दों से डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। भेद का मतलब क्या होता है? भेद का एक मतलब होता है डिफरेंस और एक मतलब होता है प्रकार, टाइप्स जिसको बोला जाता है। और भाव का मतलब क्या होता है? भाव का मतलब होता है फीलिंग, इमोशन, ठीक है। तो भेदभाव क्या हो गया? भेदभाव का मतलब अंतर की भावना। चूंकि वो दूसरा व्यक्ति हमसे अलग है इसीलिए हम उसके साथ अलग व्यवहार करेंगे, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, द एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब हर व्यक्ति तो एक जैसा नहीं होता है, हर व्यक्ति अलग अलग होता है, रचना और बनावट के आधार पे भी अलग होता है, आकृति के आधार पर, जैसे फेस अलग अलग है, बहुत कुछ अलग अलग है। लेकिन मूलतः बेसिक लेवल पे देखें तो हर व्यक्ति का क्या क्या चीज अलग अलग हो सकता है। सबसे पहले तो बेसिकली जेंडर अलग हो सकता है, कोई मेल हो सकता है, कोई फीमेल हो सकता है, कास्ट अलग अलग हो सकता है, ठीक है, रिलीजन अलग अलग हो सकता है, ठीक है, स्किन का कलर अलग अलग हो सकता है जिसको क्रीड बोलते हैं। तो इन सभी आधारों पर डिस्क्रिमिनेशन पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड जेंडर इज प्रोहिबिटेड। और यदि किसी भी व्यक्ति को पकड़ा जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस करते हुए तो वो दंड का भागी होगा, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन जो है दंडनीय अपराध है। ठीक उसी प्रकार अनटचेबिलिटी भी दंडनीय अपराध है, किसके अंतर्गत? राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत, ठीक है। दूसरा जो फंडामेंटल राइट है यहाँ पे कहा गया है राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता। जैसे बहुत प्रकार का स्वतंत्रता जो है, फ्रीडम जो है हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा इंश्योर किया गया है। जैसे बोलने का, अभिव्यक्ति की आज़ादी जिसको बोलते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने का, भावनाओं को व्यक्त करने का जो फ्रीडम है वो हो गया। भारत में किसी भी एरिया जाने का, कहीं भी जाने का, स्पेशल केसेस यानी कि स्पेशल एरियाज को छोड़ करके भारत में हम कहीं भी जा सकते, ये फ्रीडम हमको दिया गया राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत। प्लस साथ ही साथ राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत कोई भी एजुकेशन या कोई भी प्रोफेशन चूज करने का हमको संपूर्ण अधिकार दिया गया है, ठीक है। सिंपल कहें तो फ्रीडम ऑफ चॉइस है हमारे पास। राइट टू फ्रीडम से क्या है? फ्रीडम ऑफ चॉइस, हम क्या चुनना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं जीवन में, ठीक है। राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत हम यदि चाहें तो हम साइंटिस्ट बन सकते हैं, और यदि हम चाहें तो मेडिकल लाइन में जा सकते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर को एज अ प्रोफेशन चूज कर सकते हैं यदि हम चाहें तो। इसको बोलते हैं राइट टू फ्रीडम। इसके अलावा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंतर्गत भारत में कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अडॉप्ट कर सकता है। अगर वो व्यक्ति चाहे तो हिंदू धर्म को अपना सकता है, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो ईसाई धर्म को अडॉप्ट कर सकता है, क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर सकता है।
और उसका इच्छा यदि हुआ तो इस्लाम धर्म को भी कबूल कर सकता है। उसका पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा रिलीजन को फॉलो करना चाहता है, और इसमें उसका खुद का चॉइस होना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा सुनिश्चित किया गया है। और इसी फंडामेंटल राइट को राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला देखेंगे तो राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन मतलब हर व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने का संपूर्ण अधिकार संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है। और इसमें एक और बात कहा गया है कि 14 वर्ष से कम सभी बच्चों को सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान दिया गया है। कहा गया है कि हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिलना ही चाहिए। 14 वर्ष से कम जो है सभी बच्चों का अधिकार है कि उनको मुफ्त शिक्षा मिले। ठीक है, और ऐसा नहीं कि उसके बाद नहीं मिलेगा, उसके बाद राइट टू चॉइस है आपके पास। ठीक है, अगला है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब यहाँ पे एजुकेशनल और राइट टू एजुकेशन जो है सुनने में एक जैसा लग रहा होगा, पर भरोसा करिए ये दोनों अलग अलग है। कैसे अलग है? राइट टू एजुकेशन का मतलब है शिक्षा का अधिकार, लेकिन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स क्या होता है इसको पहले समझ लीजिए तो आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के आधार पर यह कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को अपनी संस्कृति से जुड़े हुए नॉलेज या एजुकेशन या शिक्षा को, जानकारी को, इंफॉर्मेशन को प्रचार प्रसार करने का संपूर्ण अधिकार दिया गया है। यानी कि यदि मैं हिंदू धर्म से हूं तो मुझे अपने संस्कृति को, अपने धर्म और आस्था से जुड़ी बातों का प्रचार प्रसार यानी कि लोगों को बताना, उनको अपने धर्म या संस्कृति के बारे में बताने का संपूर्ण अधिकार दिया गया है। ठीक है, अपने संस्कृति से जुड़े सभी बातों को लोगों तक पहुंचाने का संपूर्ण अधिकार दिया गया है, फ्रीडम दिया गया है इस बात का। इसी को क्या बोलते हैं? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और एक और चीज़ ये कि इसके अंतर्गत हम संस्था भी बना सकते हैं, यानी कि इस कार्य को संपन्न करने के लिए इसको, जैसे अपने धर्म और संस्कृति से जुड़े हुए शिक्षा और इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम संस्था का भी निर्माण कर सकते हैं। वो भी संविधान में इसका भी अनुमति दिया गया है। चलिए अगला फंडामेंटल राइट क्या कहता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण। ठीक है, जैसे किसी भी व्यक्ति का गलत फायदा उठाया जाना, इसको क्या बोलते हैं? शोषण बोलते हैं। जबरन काम करवाना या जबरदस्ती कुछ काम करवाना, ये सब शोषण की कैटेगरी यानी कि एक्सप्लॉयटेशन की कैटेगरी में आता है। अब एक्सप्लॉयटेशन में बहुत कुछ आता है, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या कहता है कि शोषण जो है नहीं होना चाहिए, हर व्यक्ति को शोषण से बचने का संपूर्ण अधिकार दिया जाए। इसी को कहा जाता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, लास्ट देख लीजिए, लास्ट देख लीजिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब संवैधानिक उपचार। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, तो उसको संपूर्ण रूप से अधिकार दिया गया है कि वो संवैधानिक रूप से अदालत से न्याय का मांग कर सके और उनके साथ न्याय किया जाए। इसी को कहा जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, संविधान से अपने आप को उपचार कराने का अधिकार, इसी को क्या बोलते हैं? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, एक बार फिर से सभी फंडामेंटल राइट्स को रिपीट करेंगे, लेकिन एक बार स्टार्टिंग से पहले समझ लेते हैं फंडामेंटल राइट्स का मीनिंग क्या होता है। तो फंडामेंटल राइट्स मतलब वो सभी अधिकार, वो सभी मूलभूत अधिकार जो हर व्यक्ति को दिया जाता है एक अच्छे जीवन जीने के लिए, जो बहुत ज़रूरी भी है, सबको मिलना भी चाहिए। ठीक है, और कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं? तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम,
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू एजुकेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, ये सभी फंडामेंटल राइट्स हमें यानी कि भारत के सभी नागरिक को संविधान द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं। मतलब भारत के सभी नागरिकों को ये सभी फंडामेंटल राइट्स मिलना ही मिलना है, इस बात का गारंटी दिया जाता है। किसके द्वारा? तो संविधान द्वारा ये सब सुनिश्चित किया जाता है कि ये सारा फंडामेंटल राइट्स लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। अब फंडामेंटल राइट्स से जुड़े कुछ प्रश्नों पर गौर कर लेते हैं। तो एक प्रश्न है, ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू विच फंडामेंटल राइट द स्टेट शैल प्रोवाइड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब भारत के क्षेत्र में टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडियन टेरिटरी के अंदर कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है कि ये कहता है कि स्टेट शैल प्रोवाइड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है, एवरीवन, हर व्यक्ति को स्टेट क्या करेगा? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज प्रोवाइड करेगा। यानी सीधे शब्दों में क्या कहा जा रहा है? सीधे शब्दों में इक्वालिटी बिफोर लॉ का बात किया जा रहा है। ठीक है, और इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन प्रोवाइड कर रहा है? राइट टू इक्वालिटी। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? राइट टू इक्वालिटी। बड़ा सरल प्रश्न था। ठीक है, क्या कह रहा था क्वेश्चन की अकॉर्डिंग टू विच फंडामेंटल राइट द स्टेट शैल प्रोवाइड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत ये कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अकॉर्डिंग टू विच फंडामेंटल राइट अ सिटीजन कैन अडॉप्ट एनी रिलीजन अकॉर्डिंग टू हिज विश। मतलब इनमें से कौन से मौलिक अधिकार के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है अपने इच्छानुसार। यानी हर कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से कौन सा कोई भी धर्म जो है इच्छा से अपना सकता है। इनमें से कौन से मौलिक अधिकार के अंतर्गत? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या नन ऑफ दिस। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप लोग टिप्पणी करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे हम लोग। अगला प्रश्न कहता है अकॉर्डिंग टू विच फंडामेंटल राइट अ पर्सन कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट इफ ही शी वांट्स टू गेट देयर फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू विच फंडामेंटल राइट अ पर्सन कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट इफ ही शी वांट्स टू गेट देयर फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड। यानी यहां पे क्या इसका मूल तत्व को, प्रश्न का जो मूल तत्व है, मेन एसेंस जो है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति जो है संविधान से उपचार लेने का प्रयास कर रहा है। उपचार मतलब रेमेडी लेने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो ये किसका बात कर रहा है? रेमेडी का बात कर रहा है। ठीक है, और जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का बात होता है वहां पे कौन सा फंडामेंटल राइट सामने दिखता है हम लोग को सबसे पहले? तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यही आपका उत्तर है। एक बार प्रश्न देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू विच फंडामेंटल राइट अ पर्सन कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट इफ ही शी वांट्स टू गेट देयर फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये प्रावधान किसके अंतर्गत दिया गया है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंतर्गत दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, according to which fundamental right a person cannot be forced to engage in labor against his her will। मतलब किसी व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध उससे काम नहीं करवाया जा सकता है। इनमें से कौन से मौलिक अधिकार के अंतर्गत, यानी
कि अकॉर्डिंग टू विच फंडामेंटल राइट, यानी कि किस फंडामेंटल राइट के तहत किसी व्यक्ति से जबरन यानी कि फोर्स्ड, ही कैन नॉट बी फोर्स्ड टू इंगेज इन अ लेबर, ठीक है, अगेंस्ट हिज हर विल। अगेंस्ट हिज हर विल मतलब उसके इच्छा के विरुद्ध, ठीक है। तो किसी व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध उससे काम करवाना या जबरदस्ती काम करवाना किस कैटेगरी में आता है? तो एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के कैटेगरी में आता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं शोषण। इसको क्या बोलते हैं? इसको एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज एक्सप्लॉयटेशन। तो यहां पे उत्तर क्या हो जाएगा? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि अकॉर्डिंग टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन नो पर्सन शैल बी फोर्स्ड अगेंस्ट हिज हर विल टू इंगेज इन लेबर, ठीक है। काम करने के लिए किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं किया जा सकता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत, ये कहा गया था। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग नीड या इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स को समझेंगे। नीड का मतलब क्या होता है? जरूरत। इंपॉर्टेंस मतलब महत्व। क्या महत्व है फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। इसको एक बार समझते हैं, इसको एक बार देखते हैं। तो सबसे पहला चीज फंडामेंटल राइट क्या करता है? इट इज एसेंशियल फॉर सेफगार्डिंग पीपल्स इंटरेस्ट्स। मतलब पीपल्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का यहाँ पे क्या मतलब होता है? इंटरेस्ट का यहाँ पे मतलब होता है चॉइसेस। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे तो उसमें एक फंडामेंटल राइट आया था, राइट टू फ्रीडम, जिसके अंतर्गत हम ये कहे थे कि हर व्यक्ति के पास एक फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है कि वो किस प्रोफेशन में जाना चाहता है, मतलब अपने जीवन में कौन सा करियर चूज करना चाहता है, ये उसका फ्रीडम है। प्लस कौन सा रिलीजन, किस धर्म को अपनाना चाहता है, ये भी उसका फ्रीडम है। उसका फ्री विल होना चाहिए, उसका खुद का फ्री विल होना चाहिए। क्या करना चाहता है, कब कैसे करना चाहता है, दूसरा चीज क्या कौन सा रिलीजन अपनाना चाहता है। तो ये जो जनता का जो चॉइस है ना, फ्रीडम ऑफ चॉइस, ये कौन प्रिजर्व कर रहा है? तो फंडामेंटल राइट्स। बिना फंडामेंटल राइट्स के फ्रीडम ऑफ चॉइस होता ही नहीं, ठीक है। तो दिस इज एसेंशियल फॉर सेफगार्डिंग पीपल्स इंटरेस्ट। चलिए अगला पॉइंट यदि देखें तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है? टू प्रिजर्व ह्यूमन डिग्निटी। टू प्रिजर्व ह्यूमन डिग्निटी। और ह्यूमन डिग्निटी से हमारा क्या मतलब है? किसी भी व्यक्ति का आत्मसम्मान की रक्षा करना, किसी भी व्यक्ति के आत्मसम्मान की रक्षा करना। ह्यूमन डिग्निटी कैसे प्रिजर्व हो रहा है जी फंडामेंटल राइट से? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ था कि राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत अनटचेबिलिटी प्रोहिबिटेड है, डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड है। मतलब अनटचेबिलिटी से क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति को छोटा महसूस करवाया जाता है। अब जब अनटचेबिलिटी बैन है, डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड है, अंतर भेदभाव नहीं कर सकते हैं आप किसी व्यक्ति में, तो उनके आत्मसम्मान की रक्षा हुई इससे, ठीक है। उनका डिग्निटी को इससे क्या किया गया? प्रिजर्व किया गया। किसके चलते हो पाया ये चीज? तो फंडामेंटल राइट्स के होने के चलते। अगर राइट टू इक्वालिटी नहीं होता तो अनटचेबिलिटी धड़ल्ले से चल रहा होता है ना। अगर राइट टू इक्वालिटी नहीं होता तो डिस्क्रिमिनेशन धड़ल्ले से हो रहा होता। तो ये चीज को रोकने का काम कौन कर रहा है? फंडामेंटल राइट्स तो ये चीज रोकने का काम कर रहा है, ठीक है। इसीलिए कहा जा रहा है कि फंडामेंटल राइट्स क्या कर रहा है? दे प्रिजर्व ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। टू सेव पीपल फ्रॉम गेटिंग एक्सप्लॉयटेड। अभी इस पे एक प्रश्न भी आया था, क्या हम किसी व्यक्ति के साथ शोषण कर सकते हैं, या कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम करवाने पे प्रतिबंध लगवा रहा है, ठीक है। तो क्या था? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो जनता को शोषण से बचाने का भी काम कौन कर रहा है? फंडामेंटल राइट्स काम कर रहा है, ठीक है। एक्सप्लॉयटेड यानी कि शोषित, जनता को शोषित होने से, जनता का शोषण होने से
रोकने और बचाने का काम कौन कर रहा है? फंडामेंटल राइट्स कर रहा है। अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं होता तो शोषण के विरुद्ध जनता के पास अधिकार नहीं होता, ठीक है, और कोई भी इस पे आवाज नहीं उठा पाता, ठीक है। तो सभी बिंदुओं को एक बार फिर से समझते हैं। इट इज एसेंशियल फॉर सेफगार्डिंग पीपल्स इंटरेस्ट, टू प्रिजर्व ह्यूमन डिग्निटी, टू सेफगार्ड पीपल फ्रॉम गेटिंग एक्सप्लॉयटेड, ठीक है। ये तीन जो है मेजर ज़रूरत है या इम्पोर्टेंस कह लीजिए फंडामेंटल राइट्स का। इसी चीज़ के चलते जो है हमको क्या चाहिए? फंडामेंटल राइट्स मिलना चाहिए हर व्यक्ति को हमारे देश में, ठीक है। चलिए, अब ये टॉपिक हमारा समाप्त हो गया है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हम लोग को देखना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है? एक तरफ तो कॉलम में 2 कॉलम बना हुआ है और इसमें से एक कॉलम में की फीचर्स लिखा गया है संविधान का, भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ की फीचर, जैसे फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये कुछ की फीचर्स है। दूसरे तरफ क्या कहा जा रहा है कि आप इसका सिग्निफिकेंस बताएं, इसका महत्व बताएं, ठीक है। इन सभी जो की फीचर्स हैं इन पर प्रकाश डालें और इनका इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करें, यही कहा जा रहा है। अब एक बार सही में प्रकाश डाल के देखते हैं। तो फेडरलिज्म जो है इसका बेसिक मीनिंग क्या है? फेडरलिज्म का मतलब हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? संघवाद। फेडरलिज्म मतलब संघवाद। जब गवर्नमेंट 2 या 2 से ज़्यादा लेवल पे बने उसको संघवाद बोलते हैं। जैसे सेंटर के बाद स्टेट गवर्नमेंट भी हो, इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग फेडरल स्टेट बोलते हैं। जिस स्टेट या जिस राष्ट्र में ऐसा अरेंजमेंट होता है उस राष्ट्र को फेडरल स्टेट के नाम से जाना जाता है। उस राष्ट्र को फेडरल स्टेट का या फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है। तो फेडरलिज्म के होने से क्या होता है? अभी यदि हम बोले कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो क्या हो रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत तो पूरा भारत आ रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट के आने से क्या बदल गया? जैसे बहुत किसी को मन में प्रश्न आएगा कि स्टेट गवर्नमेंट के आने के बाद भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पूरा भारत आएगा, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है आप नहीं समझ रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट होने से क्या होता है? जितने भी राज्य हैं वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं आकर के पहले स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। मतलब जितने भी राज्य हैं पहले वो राज्य सरकार के अधीन है, उसके बाद वो केंद्र सरकार के अधीन है। कहने का मतलब ये कि स्टेट्स आर नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट्स का अपना खुद का डिसीजन लेने का क्षमता है। यही चीज कौन इंश्योर कर रहा है? तो फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या इंश्योर कर रहा है कि हर स्टेट का अपना खुद का निजी अधिकार है कि वो अपना खुद का डिसीजंस ले सके, ठीक है। तो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी एक तरह से प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है। पॉलिटिकल ऑटोनॉमी मतलब स्वयं पर शासन करने की क्वालिटी, द क्वालिटी टू गवर्न वंस ओन सेल्फ। खुद का निर्णय लेने का जो कैपेसिटी है उसको क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, ठीक है। अगला क्या कह रहा है? अगला है सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मतलब होता है? सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है सत्ता का विभाजन या फिर सत्ता का वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या डिवीजन ऑफ पावर भी कहें तो ये गलत नहीं होगा। हम क्या पढ़े हैं? डेमोक्रेसी में क्या होता है? पावर एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, पावर डिवाइडेड होता है। यदि संपूर्ण शासन या संपूर्ण सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में दे दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? ऑटोक्रेसी हो जाएगा। तो हमको तो भारत में ऑटोक्रेसी नहीं लाना है। तो सेपरेशन ऑफ पावर से यही चीज सुनिश्चित किया जाता है कि सिर्फ एक व्यक्ति या एक संस्था के हाथ में संपूर्ण सत्ता ना रहे, सत्ता का विभाजन हो। और इससे क्या होता है? डेमोक्रेसी को प्रिजर्व किया जा सकता है,
ठीक है। इससे पावर शेयरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको स्टैंडर्ड 9 में एक टॉपिक भी है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने फंडामेंटल राइट्स पर ध्यान दिया, फंडामेंटल राइट्स को समझा कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो संविधान द्वारा भारत की जनता को सुनिश्चित की गई है। अब आप बताइए कि फंडामेंटल राइट्स देने का क्या महत्व है। अभी हमने नीड फॉर या इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी देखे, तो उसमें क्या कहा जा रहा था फंडामेंटल राइट्स के बारे में। जैसे यहाँ पे सिग्निफिकेंस लिखना है फंडामेंटल राइट्स का, तो अभी हम फंडामेंटल राइट्स को भी डिस्कस कर चुके हैं और उसका इंपॉर्टेंस को भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप टिप्पणी करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि फंडामेंटल राइट्स का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो इसको एक बार पहले खुद से प्रयास कीजिए, उसके बाद मैं इसका उत्तर बताऊंगा। तो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स क्या कर रहा है, जनता के अधिकारों को बचाने का काम कर रहा है ना। फंडामेंटल राइट्स क्या करता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस प्रोवाइड करता है, जनता के चॉइस को, इंटरेस्ट को, उनके इच्छाओं को और उनके जो अधिकार है, जो मूलभूत अधिकार है, उनको प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, प्रोटेक्ट्स पीपल्स इंटरेस्ट्स एंड राइट्स, ठीक है, उनके अधिकारों और इच्छाओं को प्रोटेक्ट करने का, प्रिजर्व करने का काम कौन कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स कर रहा है। अब आप लोगों के लिए एक जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसका जो है सिग्निफिकेंस आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। इसको आप स्वयं प्रयास कीजिए और टिप्पणी करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, और साथ ही साथ अपने विचारों को भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा करें। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। पहला जो पार्ट है आपके पाठ्यक्रम का, क्लास 8 का इंडियन पॉलिटी का आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो यहीं पे समाप्त होता है और इसके साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।